yes. So in somatic embryogenesis इसमें क्या है कि अर्लियर देयर वाज अ नोशन कि ओनली जाइगोट हैज अ कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू एम्ब्रियो, बट लेटर इट वाज फाउंड कि अगर जो दूसरे सेल्स हैं उनको भी प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन दी जाए, प्रॉपर एक एनवायरनमेंट दिया जाए, तो वो दे हैव द कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू एम्ब्रियो. So when somatic cells they are used in the production of new embryo, that particular condition is called as somatic embryogenesis. So जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होगी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की वो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जैसी ही होती है, जैसे कि इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर, रूट एंड शूट एक्सिस जो है वो डिफरेंशिएट होंगे, क्लोज मस्कुलर सिस्टम बनेगा, और बाकी भी जो दूसरी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, टॉर्पिडो, ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो सोमैटिक एम्ब्रियो फॉलो करता है. मीन्स ये नहीं है कि एक सोमैटिक सेल डिफरेंशिएट करके न्यू प्लांटलेट बना देता है, इसमें भी उस जब और ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट कम अक्रॉस ऑल दोज काइंड ऑफ फेजेस और स्टेजेस दैट आर देयर इन केस ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. ऐसे ही मोनोकोट जो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो भी वही वाली स्टेजेस फॉलो करेगा जो मोनोकोट जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है वो फॉलो करता है. और ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी मींस कि उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी कि वो अंडर डिवीजन में जाए. So normal living cell, they possess the potential to give rise to undergo division and give rise to entire organism, regenerate entire organism. That is called totipotency. So it means maximum cells, body के cells जो हैं वो totipotent होते हैं. They have the capacity to give rise to new organism. But कई cases में कईयों को एक special kind of treatment चाहिए होती है, तभी वो somatic embryos बना सकते हैं. Till date, more than 500 species जो हैं they have been studied, जहाँ पे somatic embryos जो हैं वो बनाए गए हैं. इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्टेड है: एप्पल, कैरेट, कॉफी, कॉटन, ग्रेप, राइस, and we have also discussed about Ranunculus scleratus and Docus carota. So any part of these plants will form embryos in tissue culture. So this is also very important that in tissue culture जब अगर हमें somatic embryogenesis करनी है तो कोई भी प्लांट का पार्ट लिया जा सकता है, लेकिन जब हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं then it has been observed that some part they respond more positively and more instantly as compared to the other one. तो उन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है. फिर हम लोगों ने मॉर्फोजेनेटिक एस्पेक्ट्स जो हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के ये भी थोड़े से डिस्कस किए थे, जिसमें 6 एस्पेक्ट्स हैं: सिलेक्शन ऑफ इनोकुलम एंड सिलेक्शन ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है, प्रोलिफरेशन, रेपिटेटिव एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो क्लोनिंग, कितनी प्रोलिफरेशन हो रही है, कितने रेपिटेटिव एम्ब्रियोज बन रहे हैं, एम्ब्रियो क्लोनिंग कैसी है, मैच्योरेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज and germination and conversion. So we'll take up these aspects one by one. The first one is selection of the inoculum. Inoculum means कि कौन सा पार्ट है जो हम somatic embryogenesis के लिए लेंगे. जैसे हमने कहा कि each and every cell of the body is capable of giving rise to or regenerate new plant, new organism. Now let's check कि क्या इसमें भी कुछ सिलेक्टिव होना पड़ता है और सारे पार्ट एक्चुअल में यूज किए जा सकते हैं, और किसी प्लांट में कोई पार्ट है या किसी में कोई पार्ट जो है वो एक्टिव होता है. तो दैट वी विल स्टडी. सो वेरियस प्लांट पार्ट्स हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियोज. सो इन मेनी प्लांट्स zygotic embryo is used as explant. So this is also very interesting. Zygotic embryo से otherwise
एक ही प्लांट डिराइव होना था, तो अगर उसको ही एक्स प्लांट यूज कर लिया जाए तो जाइगोटिक एम्ब्रियो से मल्टीपल प्लांट्स डिराइव किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स में जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है इट कैन बी यूज्ड एज एक्स प्लांट। क्यों? बिकॉज सेल्स ऑफ जाइगोटिक ओरिजिन ऑलरेडी पोजेस एम्ब्रियोनिक कॉम्पिटेंस। उनमें टेंडेंसी है, उनका तो फेट ही यही था, डेस्टिनी यही थी कि उनको एम्ब्रियो बनाना था। अगर उनको एज एन एक्स प्लांट यूज किया जाता है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा जाता है, तो वो दे हैव द कैपेसिटी टू गिव राइज टू एम्ब्रियो। तो वहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है दे आर यूज्ड एज एक्स प्लांट्स, then that particular condition is termed as pre-embryogenic determined cells or PEDCs. So this is pre-embryogenic determined cells. These cells are already determined to give rise to embryo. सेकेंड कैटेगरी है, क्योंकि सभी में जाइगोट जो है वो एज एन एक्स प्लांट यूज नहीं किया जाता है, सोमैटिक पार्ट्स जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं। सो अदर मोर डिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यूज मस्ट इंड्यूस्ड टू बिकम एम्ब्रियोजेनिक। तो अगर हम कोई और डिफरेंशिएटेड टिश्यू ले लेते हैं तो उसको पहले इंड्यूस करना पड़ेगा कि वो एम्ब्रियोजेनिक हो जाए। उस कंडीशन को कहते हैं, जब उस एम्ब्रियो को कहेंगे इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स और IEDCs। तो जनरली जब हम अभी बात करेंगे हम IEDCs की बात करेंगे कि एक हमने नॉर्मल सेल ले लिया, हम लोग स्टेम से ले रहे हैं, लीफ से ले रहे हैं, कोई भी और एपिकल पार्ट है वहां से ले लिया, या कोई रूट पार्ट है वहां से ले लिया, तो उन सेल्स को कैसे कल्चर करेंगे? ये जो एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स हैं जिनको इंड्यूस करेंगे तब वो एम्ब्रियोजेनिक बनेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सेल्स विच आर क्वेसेंट एंड कमिटेड टू सम फंक्शन इन प्लांट मस्ट बी रीप्रोग्राम्ड इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी रीप्रोग्रामिंग की जाती है, क्योंकि जब एक सेल जो है वो मैच्योर कर जाता है तो उसमें कुछ एक जीन्स जो है वो एक्टिव रह जाते हैं, बाकी सप्रेस हो जाते हैं। तो अगर उसको नॉर्मल हमें डेवलप करके एक एम्ब्रियो डेवलप करवाना है उससे, तो उसको उसकी प्रोग्रामिंग जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीप्रोग्रामिंग। एंड हाउ इट इज डन, लेट्स सी कि जब वो सोमैटिक जो हमने सेल लिया है जिसको इंड्यूस किया है कि वो रीप्रोग्रामिंग में जाए, उसके लिए हम लोग पहले कैलस की फॉर्मेशन जो है वो करवाते हैं। सो कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसमें बहुत सारी डिविजन्स होती हैं। तो जब बहुत सारी डिविजन्स में वो सेल जो है वो क्रॉस करता है, जब बहुत बार डिवाइड करता है, देन जो इसकी जो टेंडेंसी होती है टू गिव राइज टू एम्ब्रियो वो ज्यादा हो जाती है। And in some cases, it has not been possible to find suitable explant, while in other, explant is limited to a narrow ontogenic stage. जैसे grasses है, only embryos, inflorescence, leaves, they can be used as explant because they all have some meristematic tissue with them. तो जहाँ meristematic tissue है, वो वाला part जो है वो ले लेते हैं grasses में, in order to develop somatic embryos. अब इंडक्शन के लिए एक तो हमने कह दिया कि कैलस बनवा लेते हैं। सेकंड क्या है कि बहुत सारे स्ट्रेसेस जो हैं वो भी सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हीट है, कैडमियम से ट्रीटमेंट दे दी, हाइपोक्लोराइड से ट्रीटमेंट दे दी, एरोबायोसिस हो गया, उसे एनारोबिक कंडीशंस दे दी। सो दीज ऑल कैन इंड्यूस मेटोएम्ब्रियोजेनेसिस, and it was reported by Markel et al. In 1995 and Zhuang in 1995. So you can go through these research papers for details.
सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ द मीडियम। अब हमारे पास इनोकुलम के लिए मटेरियल आ गया, हम लोगों ने एक्स प्लांट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, उसको कल्चर करना है। तो नो द क्वेश्चन अराइजेस मीडियम कैसा होना चाहिए, बिकॉज इट इज सेड कि मीडियम में न्यूट्रिएंट्स जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होंगे तभी वो जर्मिनेशन में जाएंगे, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू डिवाइड। सो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मीडियम के, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं उनमें। सेकेंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, एंड थर्ड इज natural complexes. When we talk about natural complexes, so here the natural complexes means these include hydrolyzed proteins, उसमें hydrolyzed proteins आ जाएंगी, ब्रूअर्स बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, एंडोस्पर्म फ्लूइड्स है, फ्रूट पल्प है, एंड जूस है। इसमें से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है नेचुरल कॉम्प्लेक्स वो है कोकोनट वाटर विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, एंड इट इज लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट वाटर जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। अब ये तो उसके कंपोनेंट हो गए। जो वेल डिफाइंड मीडिया होगा, इट इज मेड अप ऑफ फर्दर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिर से फर्दर कैटेगराइज किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, जनरली सुक्रोज जो है वो यूज किया जाता है एज एन एनर्जी सोर्स, बट it varies with plant to plant because it has been reported that in some plants maltose can also be used and it show better result as compared to sucrose. ऐसे ही कई केसेस में ग्लूकोज भी यूज किया जाता है, गैलेक्टोज भी यूज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके उस प्लांट की इस मीडियम में और किस कार्बन सोर्स में ज्यादा ग्रोथ होती है, बट मैक्सिमम जो है वो सुक्रोज में ज्यादा अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। एंड थर्ड इज बी वाइटामिन। यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सारे यूज किए जाएंगे। एंड रिड्यूस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, जनरली अमाइनो एसिड जो हैं और एडेनिन इज यूज्ड, एंड अनदर वन इज फाइटोहॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑक्सिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। The most commonly used medium for somatic embryogenesis is Murashige-Skoog's medium. It was given by Murashige and Skoog in 1962. या तो ये ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया जाता है और अदरवाइज इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर ली जाती है, बट स्टैंडर्ड जो है बेसिक इसी को ही लेके इसको यूज किया जाता है बिकॉज अच्छे रिजल्ट जो है इस मीडियम में आते हैं। एंड although sucrose is the most commonly used carbon source, glucose was reported to be superior for embryogenic cell induction in scarlet runner bee. तो वही कि अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे एक स्कारलेट रनर बीन जो है उस केस में एम्ब्रियोजेनिक सेल्स की डेवलपमेंट के लिए ग्लूकोज जो है वो ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सुक्रोज। ऐसे ही ग्लैक्टोज एंड लैक्टोज वो ज्यादा सुपीरियर है सुक्रोज से जब न्यूसेलस कल्चर करना होता है सिट्रस के केस में। तो अगर सिट्रस में हमें न्यूसेलस कल्चर करना है तो उस केस में सुक्रोज जो है उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे, ग्लैक्टोज एंड लैक्टोज के रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं एज कंपेयर टू सुक्रोज। एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई है कि ये जो सुक्रोज एंड ऑक्सिन है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सिन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फाइटोहार्मोन होता है इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल डिवीजन। सो सुक्रोज एंड ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जो है दे आर फाउंड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद ऑप्टिमल concentration of one being dependent on the concentration of other. तो ये भी रिपोर्ट किया गया है लेजरी में कि ये कंसंट्रेशन जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर
जो एक्सोजेनस ऑक्सीजन है, इट वाज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट टू इंड्यूस एम्ब्रियोजेनिक सेल। हियर एम्ब्रियोजेनिक सेल्स मीन कि वो वाले सेल्स बनाना जिससे एम्ब्रियोस बन सके, क्योंकि पहले तो सोमैटिक एम्ब्रियो लिया गया है, सोमैटिक सेल लिया गया है, दैट विल अंडरगो डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, दैट इज कैलस। फिर कुछ थोड़ा सा मीडियम को चेंज किया जाता है, उसमें एक्सोजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की है, उसमें अगर सुक्रोज चाहिए तो वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये इंड्यूस करते हैं एम्ब्रियोजेनिक सेल्स की फॉर्मेशन को। एम्ब्रियोजेनिक सेल्स फिर फर्दर एम्ब्रियोज बनाएंगे। तो ये जो एम्ब्रियोजेनिक सेल्स हैं, दे विल ऑफन डेवलप इनटू सोमैटिक एम्ब्रियोज अपॉन ट्रांसफर टू अ मीडियम विदाउट और विद रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का काम है एम्ब्रियोजेनिक सेल्स बनाना। उसके बाद एम्ब्रियोजेनिक सेल्स को कट कर लिया जाता है और इसको अलग मीडियम में प्लेस किया जाता है, और उस मीडियम में हो सकता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ना हो या फिर काफी कम हो। और ऑक्सीजन में भी एज वी ऑल आर अवेयर कि डिफरेंट कैटेगरीज आर अवेलेबल। तो जो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, which is abbreviated as 2,4-D, is the most commonly used oxime, and this is micromolar, micro है। So during somatic embryogenesis, embryo development, while 46% of crop species require growth regulators. So here growth regulators means phytohormones. उनको phytohormones चाहिए. 38% require either IAA, indole acetic acid, or naphthalene acetic acid plus cytokinin at lower concentration during embryogenic cells induction. तो यहाँ तक हम यही बात कर रहे हैं कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स से एम्ब्रियोजेनिक सेल्स डिफरेंशिएट कैसे होंगे, कौन सा मीडियम जो है वो उसे प्रमोट करता है। तो हमें पता चला दैट इस ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, इट प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, एंड ऑक्सीजन में भी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड। रेस्ट जो है उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते जो आप कह सकते हो कि जीनस स्पेसिफिक है। तो जैसे कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो 46% क्रॉप स्पीशीज जो हैं दे डोंट रिक्वायर एनी ग्रोथ रेगुलेटर, उन्हें नहीं चाहिए होता है। जो 38% है उसमें या तो IAA और NAA प्लस साइटोकाइनिन जो है वो यूज की जाती है। Another medium component shown to play an important role in somatic embryogenesis is inorganic nitrogen. तो और दूसरा जो है मीडियम में चाहिए जो न्यूट्रिएंट, वो है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। And the importance of reduced nitrogen in the form of ammonia was first recognized by Halperin in 1966. और उसके बाद बेथरेल एंड डोगल ने show that little amount of ammonium chloride added along with nitrate significantly enhanced embryogenesis in carrot. तो इन्होंने कैरेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने देखा कि अगर नाइट्रेट के साथ अमोनियम क्लोराइड डाल दिया जाए तो उससे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ज्यादा होती है। So that's all about selection of the medium. So here we can conclude that कि हर एक प्लांट जो है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उसी के हिसाब से मीडियम जो है उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स अल्टर किए जा सकते हैं। बिकॉज कई सेल्स जो है वो, जैसे कार्बोहाइड्रेट की ही बात करें तो वो सुक्रोज में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, कई माल्टोज में अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, कई ग्लैक्टोज में अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। ऐसे ही अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो कई विदाउट हार्मोन अच्छी ग्रोथ शो करते हैं और कईयों को ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, एंड विद स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। सो डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज कल्चर एनवायरनमेंट।
एक बार आपने इनोकुलम भी कर लिया, एक्सप्लांट भी सिलेक्ट कर लिया, हम लोगों ने मीडियम भी सिलेक्ट कर लिया, अब है कि उसको ग्रो कहाँ पे करवाएंगे, कहाँ पे उसको रखना है ताकि वो ग्रो कर जाए. So there are many aspects of cultural environment that can influence growth and organized development of cultured tissue, and these include physical form of the medium, क्या वो physical form liquid है या solid है और semi solid है, pH कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ पे लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, एंड गैसियस एटमॉस्फेयर. दिस इज क्लियर कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, एम्ब्रियोजेनेसिस को, लेकिन वो कैसे करते हैं, हाउ दीज वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, उसमें अभी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तभी इस एरिया में काफी काम होता है. As the extent to which they are investigated in comparison to the inoculum and medium is related to the degree of difficulty achieving success in vitro. Thus, all of them are rarely optimized. तो ये जो factors हैं इनको optimize नहीं कर सकते. However, the effect of some of these factors on somatic embryos genesis are known. So यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि these are the various factors that affect somatic embryogenesis, लेकिन उनका क्या रोल है, कैसे काम करते हैं, तो वो केनियो का क्लियर नहीं है अभी भी till date. बट केनियो के ऊपर रिसर्च हो गई है, सो विल डिस्कस दोज फैक्टर्स दैट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड सो फार. जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड इन लिक्विड एंड सेमी solid media, and many species will form embryos under both conditions. ये भी प्लांट टू प्लांट वेरी कर जाता है कि प्लांट्स लिक्विड मीडियम में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो करते हैं एज कंपेयर टू द सेमी सोलिड मीडियम, एंड अदर वन वो सेमी सोलिड में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड मीडियम. बट देयर आर सम स्पीशीज जो दोनों ही मीडियम्स में अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, तो इसमें भी वेरिएशन है. तो अगर हम इंडिविजुअली एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि कौन सा इंडिविजुअल किस इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करता है. जैसे सेल क्लस्टर्स ऑफ कैरेट would be maintained in auxin-free medium at low pH. अगर pH लो रखी जाए तो उसको ऑक्सिन फ्री मीडियम में मेंटेन किया जा सकता है सेल क्लस्टर को, लेकिन एट pH 6 to 7 एम्ब्रियो डेवलपमेंट आकर सेल क्लस्टर तभी मेंटेन रहेगा जब ऑक्सिन फ्री मीडियम है और pH लो है. लेकिन अगर pH ज्यादा हो जाती है तो उससे एम्ब्रियो डेवलप करने शुरू हो जाएंगे. लाइट जो है इट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ द कल्चर एनवायरनमेंट, एंड इट्स रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स. जैसे लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, फोटो पीरियड कितना है, क्वालिटी कितनी है, कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करते हैं टिश्यू कल्चर में प्लांट्स की ग्रोथ को. एंड ये जो फाइंडिंग थी लाइट के ऊपर, ये थॉप ने 1994 में दी थी. इन एडिशन टू दिस फोटो पीरियड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसमें भी इंट्रैक्शंस जो हैं दे आल्सो अकर, एंड लीडिंग टू द आइडिया दैट इट इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी of specified quality that is important for morphogenesis. morphogenesis के लिए ये वाली कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है कि रेडिएंट एनर्जी ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉर्फोजेनेसिस. कितनी लाइट इंसिडेंट हुई, कितने टाइम के लिए इंसिडेंट हुई, कितनी एनर्जी उससे आ रही थी. सो ऑल दीज थिंग्स दीज आर को रिलेटेड. सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. इट सीम्स टू बी वेरी इजी कि लाइट जो है वो इंसिडेंट करवा देंगे, लेकिन कौन सी लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, किसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है, उसको कितनी एनर्जी मिलती है,
उसका फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन विच क्वालिटी और विच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू बी इंसिडेंट, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। अब एक बार हमारे पास सुटेबल इन्वायरमेंट हो गया, एक है इसमें फैक्टर था गैसियस एटमॉस्फेयर। तो ये भी देखा गया है कि जब इथाइलिन होता है, जब इसको कल्चर किया जाता है एक्स प्लांट को मीडियम में और उसको कवर कर दिया जाता है, तो उसमें इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे और अगर इथाइलिन को एब्जॉर्ब करने वाला कोई सब्सटेंस वहां पे रख दिया जाए तो ग्रोथ जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है एज कम्पेयर टू जब वहां पे वैसा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो। तो ये भी एक एस्पेक्ट है इसका। देन अनदर वन इज प्रोलिफरेशन, रेपिटेटिव एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो क्लोनिंग। अब एक बार हमारे पास कैलस रेडी है, हमने वो इन्वायरमेंट दे दिया जिसमें कि वो सोमैटिक एम्ब्रियोज में डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाए, तो इसमें भी एक वेरिएशंस अवेलेबल है कि के जो है सोमैटिक एम्ब्रियोज वो लिमिटेड ही बनाएंगे, लिमिटेड नंबर में सोमैटिक एम्ब्रियोज, कईयों में प्रोलिफरेशन चलती रहती है काफी टाइम तक एंड दे गिव राइज टू मल्टीपल ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल इनोकुलम। So let's see. So one of the most important attributes of somatic embryogenic tissues of many species is its ability to proliferate indefinitely. So the word indefinitely is very important. Unlimited time तक वो proliferate करता रहेगा. So the proliferative process has been termed secondary, recurrent और repetitive embryogenesis. तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास ऐसे एक अनडिफरेंशिएटेड मास है, उसमें से ये एम्ब्रियोज डेवलप हुए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको डिटैच कर लिया उसके बाद वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। उसे कहते हैं रेपिटेटिव और रेकरेंट एम्ब्रियोजेनेसिस। द फिनोमेना इज ऑफ पोटेंशियल इंपॉर्टेंस फॉर मास क्लोनल प्रोपेगेशन। जहां पे मकसद ही यही था कि उनके क्लोन्स जो है वो डेवलप करने हैं and in gene transfer technology also. तो in that case it is very important कि एक ही सेल में अगर हमने जीन ट्रांसफर कर दिया, उसी को इंड्यूस कर देते हैं डिवीजन के लिए, उसी से कैलस बन जाता है, उसी से मल्टीपल हमारे पास एम्ब्रियो आ जाए, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा वो जीन ट्रांसफर वाला, क्योंकि हमारे पास उसी कॉम्बिनेशन के डिफरेंट प्लांट्स अवेलेबल होंगे। प्रोलिफरेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनिक सेल takes a number of forms and is influenced by a variety of factors, including those involved in embryo cell induction and embryo formation. तो जो प्रोलिफरेशन है, इससे ये भी मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। इसमें से जो बेस्ट डॉक्यूमेंटेड फैक्टर है associated with continuous proliferation of embryonal cells is auxin. There is an apparent interaction with reduced nitrogen also. तो ऑक्सिन तो करता ही है इन्फ्लुएंस, साथ में नाइट्रोजन जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है प्रोलिफरेशन। Once a group of embryogenic cells has been obtained, not only does the continuous presence of auxin inhibit normal embryo development and maturation, but it triggers a new round of embryo formation. अगर वो एम्ब्रियो सेल जो है, एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, वो डेवलप कर जाते हैं, एक बार बन गए, तो जो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस होती है ऑक्सिन की, वो नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को और उसकी मैच्योरेशन को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, बट ट्रिगर भी करते हैं न्यू राउंड ऑफ एम्ब्रियो प्रोडक्शन, कि और एम्ब्रियोज बन जाए और एम्ब्रियोजेनिक सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए। The level of auxin required varies with species. तो यहाँ पे भी यही है कि हर एक
प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट है कि उसको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए। कईयों को बहुत कम चाहिए होती है या कईयों को तो चाहिए ही नहीं है, और अगर कईयों को चाहिए तो उसकी कंसंट्रेशन में भी लेवल है, कईयों को हाई चाहिए, कईयों को लो चाहिए। Then carrot embryogenic cultures can be maintained in a state of repetitive embryogenesis as pro-embryogenic masses, जिसे PEMS कहते हैं, और embryogenic clusters in a medium supplemented with 2,4-D, depending on level of reduced nitrogen in the medium. तो ये कैरेट का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसमें एम्ब्रियोनिक कल्चर जो है उनको मेंटेन किया जाता है, जिसमें रेपिटेटिव एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे प्रो एम्ब्रियोजेनिक मासेस जो हैं जिन्हें पेम कहते हैं, और एम्ब्रियोजेनिक क्लस्टर्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं ऑक्सीजन एंड रिड्यूस नाइट्रोजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे 2,4-D जो है ये ऑक्सीजन का फॉर्म है जो यूज होगा और रिड्यूस नाइट्रोजन यूज होगी। So the fact that embryogenic cultures of many economically important species have the potential for continuous proliferation and virtually unlimited production of propagules has stimulated an interest in adapting these cultures for mass propagation by embryo cloning in bioreactor. So this is also very interesting, very important कि अगर एक ही सेल जो है वो प्रोलिफरेट करके मल्टीपल एम्ब्रियो दे सकता है, तो क्यों ना उसको बायोरिएक्टर में कल्चर किया जाए ताकि उससे हमारे पास बैचेस में बनते रहें एम्ब्रियोज, और उसको फिर हम लोग कलेक्ट करके जो भी प्रोसेस फॉलो करनी है उसके बाद उसको कमर्शलाइज कर सकें, उसको यूज कर सकें, और एक ही सेल से हमारे पास मल्टीपल कॉपीज अवेलेबल होंगे। तो इसके ऊपर भी काम किया है मार्कल एट अल ने 1995 में। सो दैट्स ऑल। रेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।